सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपका स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आ जाए, अब इससे ज्यादा भगवान तुम्हारे लिए क्या करेगा, या सीबीएसई तुम्हारे लिए क्या करेगी भाई? कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि स्टेटमेंट ही दे दी। कभी नहीं हुआ होगा कि सीधा इतना सीधा क्वेश्चन आ जाएगी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ही दे दी। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट भैया मैं क्या बताऊं तुम्हें, दुनिया बता चुकी है कि स्टेट कूलम्स लॉ हो जाएगा। उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये भी बहुत बार बताया हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे करवा दूंगा, बाकी तो चलो डिस्कशन ही चल रही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हो सकता था। ये भी आगे थ्योरी है कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ निकालते होते हैं, या गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव किया जाता है। ये वही चीज है कि आपको गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव कर देना है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है वो करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, उसको यार करवा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस A and B are located at point 0, 0 and A respectively। ये मान लो अपना क्या हो गया यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज Q है, 2Q है। Q तो कहां पड़ा हुआ है? बिल्कुल ओरिजिन पर, ओके, 0, 0 पर। और दूसरा कहां पे पड़ा हुआ है? A पर। A यानी एक्स एक्सिस में भी कितना A, और y एक्सिस में भी कितना A, यानी यहां पे पड़ा हुआ। दूसरा वाला चार्ज जो 2Q है वो इस पॉइंट पर पड़ा बेटा। ये वाला डिस्टेंस भी A है और ये वाला डिस्टेंस भी A ही है। ओके, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। बोला क्या है? लेट I be the unit vector along the x axis and y axis respectively, find the force exerted by A on B। force exerted by A on B, exerted by A on B, मतलब B पे जो फोर्स लगाया A ने, वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है भैया। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या सेम नेचर के, Q है दूसरा 2Q है, तो दोनों का नेचर क्या सेम है, तो रिपल्सिव होगा। तो A ने B पे जो लगाया, A ने B पे जो लगाया, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, रिपल्सिव फोर्स, ये लग गया भैया फोर्स, ठीक है जी। फोर्स लगाया कितना? इट इज K इंटू F लग गया अपना K। Q1 Q2, Q1 की जगह भैया Q, Q2 की जगह 2Q। नीचे डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बेटा दोनों के बीच में ये वाला लगेगा ना। तो अगर ये A है ये A है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? इट विल बी √2a। अब इतना पता ही है तुम्हें ये कैसे आया होगा, इट विल बी √2a। तो यहां आएगा √2a का स्क्वायर। k का मतलब वही है भैया अपना k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू इसकी कितनी? 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, पहले वहां पर देखते हैं। तो आंसर आ गया, k की वैल्यू मैं लास्ट में पुट करवाऊंगा। इट इज k इंटू q इंटू, अरे यार, k q इंटू 2 की डिवाइड √a का होल स्क्वायर। f किसके इक्वल आ गया बेटा? k आ गया, ये हो गया q स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर, ऊपर 2 है, √2 का स्क्वायर, नीचे भी 2 है, वो कट जाएगा भैया। तो ये आ गया आंसर k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। वैल्यू तो देनी रखी, ओके। लेकिन उसने बोला इसको किस टर्म्स में फाइंड करो? i j के टर्म्स में फाइंड करो। तो अगर बेटा ये f है तो मैं इसके क्या करूंगा? दो कंपोनेंट करूंगा, ये कंपोनेंट fx, ये वाला कंपोनेंट fy। इट इज fx एंड इट इज fy, ठीक है जी। ये वाला एंगल क्या बनने वाला है? 45 डिग्री बनने वाला है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये a है, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 होगा, ये भी क्या हो जाएगा? 45 होगा। अगर ये 45 है तो भैया x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? f
cos थीटा वो वाला f sin थीटा, थीटा 45 है, तो आंसर आना है f डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि cos 45 sin 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2, तो fx कितना आ गया f/√2, ये भी कितना आ गया, इट विल बी f डिवाइडेड बाय √2। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब जितनी सी जगह बच रही है बेटा उसके हिसाब से करा रहे हैं। तो इसका जो ओवरऑल आपका आंसर बनने वाला है, उसने बोला i j k के फॉर्म में लिखो, ये x कंपोनेंट है, तो इसका आंसर आना था f इज इक्वल टू fxi प्लस fy j। fx कितना है f डिवाइडेड बाय √2i प्लस fy कितना है f डिवाइडेड बाय √2j। ये कितना हो जाता है, f की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है, f की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आता है k² बाय a², साथ में क्या आ जाता √2, साथ में i, साथ में j। बाकी फिर वही बात, उम्मीद है हमने सही कराया होगा, बाकी इधर उधर जरूर कंफर्म करो, कई बार गलती भी हो जाती है। ओके, पिछले सेट ए में गलती हो गई है, सेट ए के जब हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कर रहे सेक्शन ए में गलती हो गई क्वेश्चन में, वहां पे वो वेवलेंथ निकालनी थी, उसका मैंने आंसर 975 लगवा दिया। वो असल में नैनो, सारी यूनिट नैनोमीटर में मैंने एंगस्ट्रॉम में निकाला था, तो एंगस्ट्रॉम में 975 आएगा, लेकिन जो उसका नैनोमीटर में मेरे ख्याल से 995 या 97 जो भी था, मतलब एक जीरो का फर्क डाल दिया मैंने वहां पर। ओके, तो उसको देख लेना भैया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 था। 31 का और पार्ट भी करना पड़ेगा। ये कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, क्या हो गया इसको भाई, जाओ फिर ले लेंगे। ओके, और पार्ट में पहला कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन। उसने वर्ड इक्वेटोरियल प्लेन यूज किया, हम लोग पढ़ाते वक्त इक्वेटोरियल लाइन यूज करते हैं, खैर एनसीईआरटी बुक में इक्वेटोरियल प्लेन ही लिख रखा है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन या लाइन, एक ही बात है। अपन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर चार्जेस, तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फाइंड करना है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, के पी डिवाइडेड बाय r² प्लस a² की पावर 3/2 वाला रिजल्ट, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो ही जाना था आपसे। इसका अगला पार्ट कीजिए, द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट। ध्यान से सुनना, कुछ ना सीबीएसई वालों ने वैसे गड़बड़ कर रखी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी सेट में ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ है। अब सेम टाइप का ही यहां पे डाल दिया, मतलब एक टॉपिक पकड़ लिया, डायपोल को पकड़ लिया, तो डायपोल के पीछे पड़ गया। डायपोल का क्वेश्चन ऊपर भी डाल रखा है, डायपोल का क्वेश्चन यहां पे भी डाल रखा है। तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाहे एक्सियल लाइन हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ। डिस्टेंस क्या कर दिया अगले ने, आधा तो कर दिया। अब डिस्टेंस अगर आधा कर देगा तो फोर्स 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस हाफ किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, यहां पे r/2 हो जाएगा, r/2 का क्यूब r क्यूब बाय 8 हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा। तो आंसर, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड, फोर्स नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए था क्योंकि फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ही हो जाएगा। फिलहाल तो बात किसकी चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डायपोल, तो आंसर क्या था, इट विल इंक्रीज 8 टाइम्स। क्या आंसर आएगा, इट विल इंक्रीज 8 टाइम्स, 8 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर डिराइव एक्सप्रेशन, ये तो हो गया। ओके,
द डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं किस पे भाई, थर्ड। ये न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स, क्या है जी, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एबीसीडी साइड √2। साइड कितनी है भैया इसकी, √2 √2 √2 एंड √2। चलो साइड कितनी होगी, √2 √2 √2। ओके, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे क्या फाइंड करना है हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। थोड़ा बड़ा करते हैं, यहीं पे करा दूंगा। तो हमने क्या फाइंड करना है भैया, इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखना है नेगेटिव है, नेगेटिव का इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ होता है। ये पॉजिटिव है भैया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। क्योंकि सारे के सारे, ये साइड कितनी है, √2 √2 एंड √2 है बेटा। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी ये वाले डिस्टेंस चाहिए होंगे। अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो आपको पता होगा, अगर साइड ए हो तो जो डायगोनल होता है वो तो √2 ए होता है, लेकिन ये डायगोनल का आधा है ना, तो √2 ए का आधा, ये क्या आ जाता होता है, a डिवाइडेड बाय √2। तो a बाय √2 है, लेकिन हमारी साइड कितनी दे रखी है, a कितनी दे रखी है, √2, नीचे √2 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस 1 1 1 और 1, ठीक है जी। तो सारे डिस्टेंस सेम, सारे चार्ज बेटा मैग्नीट्यूड में भी सेम। तो अगर मैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं यहां पर, तो उसकी वैल्यू आती है k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। q की जगह q, और डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस 1 का स्क्वायर बना है। अब बाकी कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे ख्याल से तो सही है। √2 इसकी क्या है, साइड है। ये वाला डिस्टेंस a डिवाइडेड बाय √2, तो √2 डिवाइडेड √2 1 आ गई। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक का तो ये आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू K इंटू Q। ये K हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया। लास्ट में वैल्यू पुट करवाएंगे। अब ध्यान से सुनना, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ये वाला हो जाएगा 2 इंटू E, वैल्यू लास्ट में पुट करवाएंगे। ये दो है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू E। ओके, स्क्वायर था ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अगर सेम सेम हो, ये भी F हो, ये भी F हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो ये कितना आ जाता होता है, इट इज √2F। ठीक है, अब ये 2E है, ये भी 2E है, तो नेट इस तरफ आएगा और कितना आएगा, √2। नेट विल बी √2 इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, इट विल बी √2 इंटू दिस वैल्यू। 90 डिग्री है, सेम हो तो √2 टाइम्स जो भी वैल्यू होती आ जाती होती है। ये वैल्यू कितनी है, 2 इंटू E है। तो हमारा आंसर बनने वाला है √2 इंटू 2, E की वैल्यू K इंटू Q। तो आपका जो आंसर बनता वो बनता 2√2, साथ में क्या बन जाएगा, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो साथ में Q। अच्छा देखो, अगर Q की वैल्यू दी होती ना 2 कूलम 5 कूलम 10 कूलम, तो इन वैल्यूज को पुट करने का भी फायदा था, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। फिर अब वो नहीं दे रखी, तो इसी टर्म्स में इसको छोड़ देते होते हैं। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर विच, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था भैया, ये चल रहा था, ये तो पढ़े हैं यार। इट वाज क्वेश्चन नंबर 31 के बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लो। अगला क्वेश्चन आ जाएगा जी आपका 32 कह रहा है स्टेट बाय स्क्वायर लॉ। भैया इस बार वाकई सीबीएसई ने कमाल कर रखा है, स्टेटमेंट ने डाल रखी है।
स्टेट वाइड लॉ आ गया। स्टेट वाइड लॉ अपने आप करते रहना। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट यूज दिस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस ए। एक तो वाइड लॉ की क्या देनी है, स्टेटमेंट देनी है, और इसके बाद इसका यूज करते हुए सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपको पता ही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r वाला हम क्या करते होते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते होते हैं, वो फॉर्मूला ड्राइव कर देना है, जल्दी से अपने आप कर लेना। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर ए करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके इसके आसपास यहाँ ड्रॉ करते होते हैं, और 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता होता है, इसको भी अपने आप करते रहना या कर लेना। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपका an electron is revolving around the nucleus in a circular orbit with a speed इतना, स्पीड दे रखी है, if radius of the orbit is इतना, रेडियस भी दे रखा है, find the current constituted by the revolving electron in the orbit। पता नहीं करंट वाला क्वेश्चन इसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ करंट वाला मिलाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मांगा तो सिर्फ क्या है, करंट ही है। ओके, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। बात किसकी चल रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज की जगह तो क्या आ जाएगा बेटा, ई ही आ गया। चलो ओके, एक चक्कर में रिवॉल्व कर रहा है ना, एक पूरे चक्कर में कितना चार्ज चला, ई, और एक पूरे चक्कर में जो टाइम लेगा कितना लेगा, टाइम पीरियड के इक्वल लेगा। तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब देखो उसने वेलोसिटी दे रखी है ना, टाइम तो दे नहीं रखा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल कितना, 2 पाई आर, नीचे क्या हो गया, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया इसको, ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम की जगह 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v पुट कर दिया। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना। ठीक है, वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹ पुट कर देना। v की जगह ये दे ही रखा है उसने 10⁻⁷, और 2 पाई r, r की जगह पुट करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहां से मतलब आंसर आएगा। आंसर निकालने का आपके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं इसको, ऐसे करना था यार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्विट इसका और पार्ट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बताइए भैया कौन सा करना होगा, बी आई एल साइन ऑफ थीटा। क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कितना, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अपने आप कर लोगे, पता ही है। स्टेट द रूल, अच्छा देखो उसने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डाल रखा था, स्टेट द रूल व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेट करना है, ये नहीं लिख के आ जाना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट करना है पूरा। गिव द कंडीशन अंडर व्हिच द फोर्स इज मैक्सिमम। अब बी आई एल साइन थीटा है भैया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी व्हेन फोर्स इज प्लेस्ड, सॉरी व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट जो है परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, जब बिल्कुल उसके पैरेलल पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अगला पार्ट न्यूमेरिकल है इसका, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी, ये है जी I1, ये है जी नहीं 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो ये तो क्या दे रखा है यार, I1 I2 नहीं, ये तो क्या दे रखा है उनके बीच का डिस्टेंस। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, दे कैरी 5 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर। करंट कितना है इसमें, 5 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर। I1 I2 ये क्या दे रखा है, I1 एंड I2 in the opposite direction. Calculate the magnitude of the force exerted by wire on a 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। ओके, ये वायर की लेंथ है। अगर यार 2 कंडक्टर्स ऐसे पड़े हों, तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपेल करते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है भैया, ये क्या होता है
2k I1 डिवाइडेड बाय r। अच्छा यहां पर k कुछ और है भैया, पहले कूलम्स लॉ के क्वेश्चन चल रहे थे, वहां पे k की वैल्यू 9 × 10⁻9 यानी 1/4 होती है। इसमें k की वैल्यू क्या लेनी होती है आपने, 10⁻⁷ जो कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 से आती होती है। ठीक है जी, तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने बोला है 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो पहले आप ये निकाल लो, 2 वैल्यू पुट करो, 10⁻⁷ I1 I2 भी दे रखा है, r की वैल्यू भी दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर कर और फाइनली जो हमारा फाइनल फोर्स होगा बेटा 10 सेंटीमीटर लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नहीं भी कन्वर्ट करोगे ना, ये भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, इनके सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे देखो कट ही रहे हैं। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल आंसर, क्योंकि यहां तक जो था ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यू द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना था, यहां से आंसर आना। ठीक है जी, अगर ये भी हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पता नहीं कितने क्वेश्चन है यार, मेरे ख्याल से 35 है कि 34 है। फिलहाल हम कहां पे पहुंचे, 33 पे। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। भैया हमारे आगे 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अपने आप लिखते रहना। इसमें हम क्या बताएं, नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द फ्रिंज विड्थ इन YDSC डिपेंड्स। अब देखो फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी किन किस चीजों पर डिपेंड करेगी, डी पे डिपेंड कर जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और वेवलेंथ। तो यहां से आप आंसर इसका दे सकते हो कि किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इन यंग्स डबल स्लिट, चल भाई चल, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of light. Okay, YDSC का फिर से क्या है क्वेश्चन है कि 2 slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of light. Okay, small d किसके इक्वल दे रखा है, 100 lambda. Okay, 2 slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength. हो गया, that passes through the slits. Calculate the angular separation in radians between the central maximum and the adjacent maximum. Central maximum और adjacent maximum के बीच में बेटा angular separation या angular width ढूंढनी है। angular width का फार्मूला lambda by d और fringe width का फार्मूला lambda d by d। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में lambda की जगह क्या पुट करना है, lambda ही पुट करोगे, d की जगह क्या पुट करोगे, 100 लैम्डा पुट करोगे, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/100 0.01। ठीक है, आंसर सीधा किसमें आएगा, रेडियंस में आएगा। तो आंसर इसका कितना आ रहा है 0.01 रेडियन। अब अगले पार्ट में इसने डिस्टेंस भी दे दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है जी, लैम्डा बाय डी 0.01 कैलकुलेट कर लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 50 सेंटीमीटर से। अब वो सेंटीमीटर है भैया, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर में, क्योंकि उधर तो ऐसे ही खैर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाला तो फिर रेडियन ही है ना। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मीटर में आ जाएगा, अदरवाइज किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अब आते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया मेरे ख्याल से और पार्ट, और ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, और पार्ट में कहां से डाल दिया उसने, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। खैर वो भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्फेरिकल सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, क्वेश्चन क्या है ये समझ लो बस। आर सेपरेट टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, a point object is placed in front of the surface of the at a distance u in a medium of refractive index n1। बस ये देखना था कि ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला खेल है। यहां पर ये फार्मूला ड्राइव करते होते हैं -μ1 बाय u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r।
यार ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना था, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है जी, तो डेरिवेशन, प्योर डेरिवेशन आ गई। आगे फिर एक क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है, वो करवा देते हैं यार। वो कैसे कर, इसको भी देख लेते हैं भाई। अब खत्म ही नहीं हो रहा यार क्वेश्चन तो। सही बात है यार, बच्चे तभी कहते हैं पेपर बहुत लेंथी था, पेपर बहुत लेंथी था, खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल करना है हमने, इसको भी देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। तो सॉलिड ग्लास स्फीयर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक इसका टोटल रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हैज अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। यहां पे बेटा बबल है। बाकी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.5। ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ भैया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ दिस बबल व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ई। ओके भैया, देखने वाला बंदा यहां, ठीक है, इसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है। अब इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए आप समझो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, डेंसर में। तो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहां पे फार्मूला मैं लगाऊंगा माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। बस ये ध्यान रखना होता है, अगर ऑब्जेक्ट 2 में पड़ा हुआ है तो म्यू टू बाई यू आएगा, और अगर वो 1 में पड़ा तो म्यू वन बाई यू म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू मैंने मतलब डिराइव दूसरा वाला करवाया था उसमें, जब ऊपर डेरिवेशन थी जो थी उसमें ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा हुआ था, तो ये लगेगा ये, ठीक है। अब इसमें कहां कहां क्या क्या पुट करना है, ये तो किसकी वैल्यू होगी भैया, म्यू टू की, म्यू वन की जगह, ओके। म्यू वन जो है वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो म्यू वन की जगह 1 ही डाल देना है, ओके। जो आपका म्यू टू है उसकी जगह 1.5 यूज करेंगे। अब आते हैं यू पर, ये पोल है भैया, ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट इस तरफ आ रही है, ये जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या होगा, u होगा और नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन होगी। इस बार इस तरफ वाले नेगेटिव है, लाइट इधर को आ रही है ना, तो दैट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर बेटा ये बनेगा माइनस म्यू टू की जगह 1.5, u की जगह -3, ठीक है जी। उस तरफ है तो -3 प्लस म्यू वन की जगह 1 ही आएगा। v हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है म्यू वन की जगह, ठीक है जी। यहां पर म्यू वन जो है बेटा इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1.5 और नीचे r, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जी, ध्यान से देखना, ये है कर्वेचर, r उल्टा जा रहा है तो क्या पुट होगा, इट विल बी -6। तो ये पुट होगा -6। इसको सॉल्व कर लो यार, 1.5 से ये 2 ही बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इट विल बी 1/2 प्लस 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1.5 0.5, 1 माइनस 0.5, नीचे क्या है -6। इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से बेटा v कैलकुलेट हो जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, का v कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर निकाल के देख लेना जो भी है। तो बाकी समय बड़ा लग रहा है यार, तो कैसे कैसे करना था वो हम कवर अप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, समय की कमी भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोस द सर्किट डायग्राम, वी कैन फाइंड द करंट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ रूल। ओके, हमें पता है किरचॉफ रूल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको भी पता ही है कितना खाता है किरचॉफ रूल। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। ऊपर जो भी एक किरचॉफ रूल के हिसाब से कह रहा है आप कहीं कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड है क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ना।
कितने नंबर का ये है सेक्शन ई। ओके, केस स्टडी है। केस स्टडी में तुम्हें बोल ही रखा है कि ऊपर जो कहानी भी होती है ना, वो क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि अब कहानी से रिलेटेड है। कहानी में उसने बोला कि क्रिचॉफ लॉ यूज करके ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिना क्रिचॉफ लॉ के ही कर देंगे हम तो। विच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों के दोनों, मतलब उसने बोला तो नहीं है, पॉइंट्स ही बोला है। अब इसका आंसर दे सकते हैं डी और ई आर एट द सेम पोटेंशियल। ओके, अगले बार में कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी। ओके, बीजी आर्म में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब बीजी आर्म में से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, वो फाइंड करने के लिए क्रिचॉफ लॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना क्रिचॉफ लॉ के भी किया जा सकता है। अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखता हूं तो बेटा ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? These two are connected in series। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 और 10 आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। और 10 और 10 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 5 5 सीरीज में है, 5 5 10 हो गया, 10 और 10 फिर पैरेलल में हो गए, तो आंसर 5 आ गया। और ये जो 5 है फाइनली इसके साथ कैसे है? सीरीज में, तो आंसर 6 ओम। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 6 ओम। तो नेट करंट कितना आ गया सर्किट का? नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट है। नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6 है। तो बेटा नेट करंट तो कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर। ठीक है, नेट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। देख सकते हो, इसको मिटा देते हैं। क्या कवर अप कर दिया जी हमने? नेट करंट ऑफ द सर्किट कैलकुलेट कर लिया। नेट करंट इज 1 एम्पीयर। ओके, अब यहां से तो चला 1 एम्पीयर। अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो यहां पर बैटरी लगी हुई है, ये 1 ओम है, और यहां पर बेटा जी टोटल कितना था? 5 ओम। अब ये 5 और 1 आपस में कैसे? सीरीज में। ठीक है, बैटरी कितने वोल्टेज की है? 6 वोल्ट की। ठीक है, टोटल 6 ओम रजिस्टर है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब इसको 1 वोल्ट मिलनी है। और ये 5 ओम वाला भी कितना खा रहा है? 1 वोल्ट। यानी इस जगह पर जो वोल्टेज मिली कितनी मिली? 5 वोल्ट मिली। ठीक है जी, तो इस जगह पर वोल्टेज कितनी होगी? 5 वोल्ट करंट। ये जो ओवरऑल 5 ओम है, करंट तो दोनों सीरीज में है ना, तो करंट तो इसमें से कितना चल रहा है? फिर ओवरऑल 1 एम्पीयर ही चल रहा है। यहां तक करंट कितना था? 1 एम्पीयर। याद से समझो, ठीक है जी। तो यहां तक करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर आ रहा है। आगे बढ़े ये 10 है, और ये दोनों मिलकर भी क्या है? 10 है। यानी यहां पे जब करंट ने डिवाइड होना है तो उधर वाला भी 10 है, ये भी 10 ही है, तो दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा। 1 एम्पीयर आ रहा था, यहां से 0.5 एम्पीयर जाएगा, और यहां से भी 0.5 एम्पीयर ही जाएगा। ठीक है, अब समझो, अपना सर्किट बना के देखो। उसने बीजी का करंट मांगा था, बीजी का करंट कितना हो गया? फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी, इट इज 0.5 एम्पीयर। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3। अब क्या बच गया? R3 का क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ध्यान से देखो, ये 5.0, ये भी 5.0। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे? 5.0। करंट यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.5 एम्पीयर। ठीक है, आगे दोनों सीरीज में है, इसको भी 0.5 और इसको भी क्या मिल रहा है? 0.5 मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं R3 की, इसका करंट 0.5 एम्पीयर है, वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस इसका 5 है,
तो इसकी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, आई आर वाला फार्मूला लगा दो यार, V इज इक्वल टू आई आर। करंट इसका कितना है 0.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस इसका कितना है 5 5 5 का कितना हो गया 25, तो 2.5 वोल्ट। वैसे भी पता ही था टोटल इन दोनों को मिलके 5 वोल्ट मिल रहा था, क्योंकि 5 वोल्ट यहां पे मिलेगा, 5 वोल्ट ही यहां पे मिलेगा, तो टोटल 5 वोल्ट इनको मिल रहा था, इक्वल थे, इक्वल इक्वल डिवाइड होना था, 2.5 आना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 2.5। ठीक है जी। एक और भी इसके साथ क्वेश्चन है, उसमें इसने क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। तो हमने 0.5 मिटाना पड़ गया भैया सब कुछ। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन R2। ओके, R2 की क्या मांग रहा है, पावर डिसिपेटेड मांग रहा है। तो पावर डिसिपेटेड इन R2, तो अभी अभी बेटा हमने चेक किया है, यहां से करंट जो आ रहा है 0.5 है, इसको भी 0.5 एम्पियर मिल रहा है, इसको भी 0.5 एम्पियर। अब इसकी अगर पावर ही निकालनी है तो आई स्क्वायर इंटू आर कर दो, 0.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 5 है, तो इट विल बी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5, जो भी है आंसर है। ठीक है जी। तो ये भी हो गया केस स्टडी, 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये भी हो गया केस स्टडी बेस्ड, यार इजी होते हैं, ये भी इजी था। वो किरचॉफ लॉ बोल कर बस एक बार थोड़ा सा उसने डरा रखा था, तो पावर भी हो गई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कहानी इसकी बढ़िया है यार लास्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि स्ट्रोंशियम टाइटेनेट इज अ रेयर ऑक्साइड एंड नेचुरल मिनरल फाउंड इन साइबेरिया, इट इज यूज्ड, जो भी ये कहानी पढ़ते रहना। ठीक है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जो भी उसने बोला ना स्ट्रोंशियम टाइटेनेट। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्रिटिकल एंगल भी दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया, क्रिटिकल एंगल भी दे दिया, व्हिच आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिटिकल डायमंड, जो कि कह रहा है लगभग डायमंड के क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड जैसा ही है। इवन एन एक्सपर्ट ज्वेलर इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड स्ट्रोंशियम टाइटेनेट। A ray of light is incident normally on the face of an equilateral triangle। ऐसे ऐसे करके कहानी बना के कह रहा है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन इसका जो करने वाला है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि अगर इस पे रे डाल दी जाए तो ट्रेस द पाथ ऑफ रे शोइंग इट्स पैसेज थ्रू द प्रिज्म। क्या फाइंड करना है जी, पाथ ऑफ रेज ट्रेस कर। ठीक है जी, यहां पे तो ये नॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली बोल भी रखा है, देखो ऑन द फेस। जब नॉर्मली बढ़ रहा है तो यहां से तो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, यहां से तो वही बिल्कुल सीधे, मैंने थोड़ा छोटा कर, ओके जी। तो यहां से तो ये बिल्कुल यहां पर निकल, यहां क्या बना दी मैंने, नॉर्मल। ठीक है जी, अब ध्यान देना, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर है 30 डिग्री बन गया। ओके, अगर वो 30 डिग्री है तो इस जगह पर पहली कंडीशन TIR की लग रही है कि ये किधर जाने की कोशिश कर रही है, डेंसर टू रेयर। और दूसरा बेटा ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अगर उधर वाला 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल किसका कितना दे रखा था, क्रिटिकल एंगल कम दे रखा था। ओके, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगी, इसकी क्या हो जाएगी TIR हो जाएगी, और ये कुछ ऐसे 60 डिग्री पे ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये 60 डिग्री पे क्या आ गई जी, वापस आ गई। अब अगली बात बेटा, इस फेस पर फिर से क्या चेक करना पड़ेगा कि TIR होगी कि नहीं होगी। अब उसके लिए आपको एंगल क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा
मतलब अगले फेज पे इसकी टी आई आर नहीं होनी है, उसने सिंपल रिफ्रैक्शन करके बाहर निकल जाना है, राइट। तो ट्रेस द पाथ ऑफ रे हो गया। अगले पार्ट में बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमें फाइंड करनी है v किसके इक्वल आ जाएगा? c डिवाइडेड बाय म्यू। c की वैल्यू क्या पुट कर देना? 3 × 10 की पावर 8 और म्यू की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दे रखी थी, तो यहां पे पुट कर दोगे, यहां से इसका क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मतलब ये इजी क्वेश्चन था, c डिवाइडेड बाय म्यू करके यहां से आ जाता है। अगली बात, ब्रीफली एक्सप्लेन टू एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो एप्लीकेशन बता दो यार। एक कहां पे यूज होती है? ऑप्टिकल फाइबर में यूज होती है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में होती है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होता है। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन पेपर था बेटा, मतलब ठीक था, बहुत इजी भी नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये था आपका सेट 1, हमने लगभग पूरा डिस्कस कर दिया। सेट 2 और सेट 3 के कुछ क्वेश्चन चेंजेस हैं, जो चेंज वाले क्वेश्चन है बस हम वो कवर अप कर देंगे। बाकी सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, सेट 2 सेट 3 भी आपको दे देंगे यार बनाकर वीडियो। ठीक है जी। तो अभी क्लोज करते हैं।